ठंड में घर के बाहर सोने वाला ससुराल। मीनाक्षी सुबह सुबह उठती है तो ठंड से ठिठुर रही होती है और उसके बाद वो कहती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ना जाने मुझे कैसा ससुराल मिला है जो इतनी ठंड में भी घर के बाहर सोता है। अब इन्हें मैं क्या ही समझाऊं कि इतनी ठंड में बाहर नहीं सोना चाहिए। खैर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मीनाक्षी सुबह 7 बजे उठती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर चूल्हा जला लेती है। अरे वाह, अब कितना आराम मिल रहा है। मन ही नहीं कर रहा इस चूल्हे के आगे से कहीं जाने का। तभी उसकी सास की भी नींद खुल जाती है और अंगड़ाई लेते हुए वो बोलती है, अरे बाबा, मजा आ गया घर के बाहर सोकर। ठंड में तो घर के बाहर सोने का मजा ही अलग होता है। विनीता उठती है। तब तक मीनाक्षी ने सुबह की चाय बना दी थी। वो विनीता को सुबह की चाय देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें रोज इस तरह बाहर सोना चाहिए। अभी तो चिंटू भी छोटा है, कल को उसे ठंड लग जाएगी और वैसे भी गर्मियों में बाहर सोना समझ में आता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाहर कौन सोता है। बहू, तू जानती है ना कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और एक बार हम सब घर के अंदर सो रहे थे और बाहर से कोई आकर हमारी गाय भैंस चुरा कर ले गया था। तब से हम लोगों ने बाहर सोना शुरू कर दिया ताकि चोर घर के अंदर घुसने से पहले भी 2 बार सोचे और बाहर से कोई सामान ले जाने से पहले भी सोचे। तब तक चिंटू भी उठ जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर सोना सच में बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठते हैं तो फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, अपने आप आँख खुल जाती है। अब मीनाक्षी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अपने घर वालों का। मेरा छोटा सा बेटा चिंटू भी इन लोगों के हिसाब से चलने लगा है। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस देवर जी की जल्दी से शादी हो जाए तो शायद मेरी देवरानी मेरा साथ देने वाली आ जाए। मीनाक्षी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति पवन और देवर दीपक भी उठ जाते हैं और वो लोग भी नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और दीपक की शादी के दिन भी पास आ जाते। जनवरी के मौसम में उसकी शादी अनामिका नाम की लड़की से हो जाती है और सुहागरात के दिन तो वो घर के अंदर सोई है और पूरे घर वाले बाहर सोते हैं। और ये सब देखकर अनामिका ने दीपक से पूछा, दीपक जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में 4 कमरे, लेकिन फिर भी सब लोग बाहर क्यों सो रहे हैं और हम अकेले अंदर सो रहे हैं। अरे, प्राइवेसी अच्छी बात है, लेकिन इतनी प्राइवेसी तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे नहीं नहीं अनामिका, तुम गलत समझ रही हो। हमारे घर वालों को ठंड में बाहर सोने की आदत है, इसीलिए वो बाहर ही सो रहे हैं। शुरू में मीनाक्षी भाभी को थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर उन्हें भी आदत हो गई। आज हमारी सुहागरात है, इसीलिए हम अंदर सो रहे हैं। कल से हम भी बाहर ही सोएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने कमरे में एक दूसरे के साथ सोना चाहिए और आप बाहर सोने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप माँ जी को जैसे भी मनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो घर के अंदर ही सोया करूंगी। दीपक ये बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी जब लोग सुबह के समय नाश्ता कर रहे थे तो दीपक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अब से हम घर के अंदर सोने लगे। वैसे भी जनवरी का महीना आ गया, बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड में बाहर सोने से चिंटू बीमार हो सकता है। ये बात सुनकर मीनाक्षी का माथा घूम जाता है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे देवर जी, मेरे बेटे चिंटू का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है और पूरी सर्दी वो बाहर सोया है। तब तो आपको कभी भी मेरे बेटे चिंटू का ख्याल नहीं आया और अचानक से उसकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मुझे चिंटू के साथ साथ अनामिका की भी चिंता है। उसको भी बाहर सोना अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना हम घर के अंदर ही सोने लग जाएं? वाह, जब मैं ये बात बोलती थी तो कोई मेरा साथ नहीं देता था, लेकिन अब घर में देवरानी जी आ गई तो घर में अंदर सोने की बात हो रही है। खैर, कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप घर में अंदर सोने की इजाजत दे देंगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। कम से कम ये ठंड में बाहर सोने वाले ससुराल से तो छुटकारा मिलेगा। तुम लोगों ने अपने आप को समझ के क्या रखा है? अपने आप ही आपस में फैसला कर लिया कि हम अंदर सोएंगे या बाहर सोएंगे। हमारे घर वाले गर्मियों या सर्दी बाहर ही सोते हैं। ठंड में भी मेरा ससुराल बाहर सोने वाला ससुराल है और अभी भी बाहर ही सोएगा। विनीता ये बोलती है और वहाँ से उठ जाती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विनीता की अकल को ठिकाने लगाया जाए। मीनाक्षी और अनामिका दोपहर का खाना बना रही होती हैं और अनामिका ने कहा, भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने ठंड के बाहर सोकर बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है और जो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन भाभी इस तरह तो हम एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं ज्यादातर समय अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। अगर हम बाहर सोया करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ समय कैसे गुजार पाएंगे। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझती हूँ अनामिका। शुरू में मुझे देवर जी की बात सुनकर गुस्सा आया था क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरी तरफ से नहीं बोला,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जो बात कर रहे हैं उससे हमारे पूरे परिवार का भला होगा। लेकिन माँ जी तो मानती ही नहीं। भाभी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम माँ जी को घर के अंदर सोने के लिए मना सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ जी इस तरकीब के लिए मान जाएंगी। अरे वाह, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या तरीका है। इसके बाद अनामिका मीनाक्षी के कान में कुछ कहती है और मीनाक्षी भी मुस्कुरा देती है। अगले दिन अनामिका और मीनाक्षी गांव की एक शादी में जाने की बात करती हैं और विनीता कहती है, बहू, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें किसकी शादी में जाना है। अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरे गांव की सहेली की शादी है। मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है मैं सब लोगों को लेकर चली जाऊं। आपकी तबीयत खराब रहती है तो सोचा आप चिंटू को संभाल लेंगी, और वैसे भी आप तो बहुत समझदार हैं। आपने सालों से घर को संभाला है तो आप तो घर को संभाल ही लेंगी। विनीता भी अपनी तारीफ सुनकर फौरन मान जाती है और कहती है, ठीक है, घर को संभालना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी चिंटू बिल्कुल भी शरारती नहीं है। तुम लोग जाओ और सुबह समय से आ जाना। मैं पूरा घर अच्छे से संभाल लूंगी। इसके बाद मीनाक्षी और अनामिका शादी में जाने के लिए निकल जाती है और अपने अपने पतियों को भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। और वहीं विनीता चिंटू के साथ खाट पर सो जाती है। चिंटू बच्चा था इसलिए वो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन विनीता को नींद नहीं आ रही थी। तभी अनामिका और मीनाक्षी भेष बदलकर अपने पतियों के साथ डाकू के रूप में आती हैं और उसके बाद मीनाक्षी आवाज बदलकर कहती है, अरे दोस्त, लगता है बुढ़िया गहरी नींद में सो रही है। कितनी बड़ी पागल है जो घर छोड़कर बाहर सो रही है। चलो उसके घर में चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। गांव के लोग कितने समझदार हैं जो अपने घरों के अंदर कुंडी लगाकर सोते हैं, ताकि भले ही उनके घर से माल चली जाए लेकिन जान तो बच जाए। और इस बुढ़िया को देखो, देख क्या रहे हो? चलो घर में चोरी करते हैं। अगर इस बुढ़िया ने उठने की कोशिश की तो इसके गले पर राम प्यारी रखकर चला देंगे, अपने आप ही बोलेगी नहीं फिर। विनीता ये सब कुछ रजाई के अंदर से सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मैंने बाहर सोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। कम से कम घर के अंदर होती तो कुंडी लगाकर खुद को बचा तो लेती। अब भलाई इसी में कि चिंटू को लेकर चुपचाप इसी रजाई में पड़े रहो और बाहर ना निकलो। विनीता चुपचाप पड़ी रहती है कि तभी अनामिका ने कहा, अरे दोस्त, लगता है गांव वाले उठ गए। चलो यहाँ से भागते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। वैसे भी ये तो घर के बाहर ही सोती है। अब अनामिका और मीनाक्षी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो वापस घर के कपड़े पहनकर आ जाती हैं। और उनके आते ही विनीता ने उठने के बाद कहा, बस बाबा, मुझे एहसास हो गया कि हमें घर के बाहर नहीं सोना चाहिए। अब से गर्मी हो या सर्दी, हम लोग घर के अंदर ही सोएंगे। पहले के जमाने के लोग घर के बाहर ही सोते थे क्योंकि बिजली पानी नहीं होती थी, लेकिन अब जब सारी सहूलियत घर के अंदर है तो बाहर क्यों सोना। विनीता की अकल पूरी तरह से ठिकाने पर आ जाती है और उसके बाद वो बाहर सोने का अपना ड्रामा छोड़ देती है। और अब मीनाक्षी और अनामिका अपने अपने पतियों के साथ आराम से अपने कमरों में सोया करती हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहाँ उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद, अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना। ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहाँ थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपनी सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है।
सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं। जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए हैं या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना, मेरे इन बर्तन धुलवाने में मदद कर दो। ना भाभी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये एसी चलाकर क्यों बैठी हो? ओफो, कितनी बार बताया आपको कि एसी के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एसी में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वो गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं कटती। देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एसी का रिमोट तो दे, एसी ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एसी में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो एसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखती जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट, जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे
ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी की तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सब की ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी।